जब मेरी बारात मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी थी, तभी मेरे होने वाले ससुर जी ने मेरे पापा को बुलाया और कहा कि आपकी बेटी मांगलिक है, ये शादी नहीं हो सकती। मेरी सास बोली, 5 लाख रुपए दोगे तभी शादी होगी, नहीं तो बारात वापस लेकर जा रहे हैं। तब मेरे पापा ने मेरे ससुर जी से कहा कि आप शादी शुरू कीजिए, मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ। जब पंडित जी ने पापा को कन्यादान के लिए बुलाया, तभी अचानक पापा दरवाजे से घर के अंदर आ रहे थे कि उनको इस हालत में देखकर सबकी चीख निकल गई और मैं भागकर उनके पास पहुंची। तब तक वो, बधाई हो बाबूजी, भोली बिटिया का ब्याह तय हो गया। नौकर रमेश ने ये कहते हुए आदर्श बाबू को उनकी बिटिया का रिश्ता पक्का होने की बधाई दी। आदर्श बाबू सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए हल्की नींद की झपकी ले रहे थे कि अचानक उस बधाई से आदर्श बाबू अचानक से तंद्रा से बाहर आए और समाचार पत्र को नीचे करके बोले, अरे रमेश, तुम गांव से कब लौटे? गांव में सब कुशल मंगल तो है? बस बाबूजी, आपकी और मालकिन की कृपा से सब कुशल मंगल है। आपने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे पता चला अभी 2 दिन पहले ही। आपने भोली बिटिया का ब्याह तय कर दिया। कैसा परिवार है? लड़का कैसा है? लड़का करता क्या है? अरे बस बस, तुमने तो आते ही एक के बाद एक प्रश्न लगा दिए। सांस तो ले ले। कहते हुए आदर्श बाबू ने नौकर रमेश को रोक दिया। आदर्श, भोली बिटिया के प्यारे काका जी, परिवार बहुत ही अच्छा है। आप परिवार से भी भली भांति परिचित हो और लड़के से भी। रमेश, कौन है वो लोग बाबूजी? आदर्श, यहाँ से आगे चौराहा है ना, वो पान वाला, उससे आगे जो चौक के सामने मंत्री जी रहते हैं, वो सुभाष बाबू। रमेश, अरे वो सुभाष बाबू? आदर्श, हाँ जी, वही सुभाष बाबू जो क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। उन्हीं का बेटा काव्य अभी विलायत से विज्ञान में परास्नातक करके लौटा है। सुभाष बाबू ने अपनी बेटी भोली को देखा होगा कभी चौराहे से गुजरते हुए, तो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव भेजा। लड़का देखा तो हम ना नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा लड़का है, अपनी भोली के लिए सही रहेगा। रमेश, बाबूजी, अगर आप बुरा ना मानो तो हम कुछ कहें? आदर्श, हाँ बोलो, तुम भी हमारे घर के सदस्य हो, तुम्हारा निर्णय भी हमारे लिए अहम है। रमेश, बाबूजी, इस बात में दो राह हरगिज नहीं है कि काव्य बहुत ही अच्छे लड़के हैं। हमने छोटेपन में उन्हें देखा था, जब हम सुभाष बाबू के घर नौकरी करते थे, और इसी वजह से हम उनके पूरे परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मंत्री जी बेशक अच्छे इंसान हैं, लेकिन घर में उनकी धर्म पत्नी राधिका की चलती है। राधिका के सामने मंत्री जी ठीक वैसे ही बेबस है जैसे कुल 8-10 विजित सांसद वाला विपक्ष लोकसभा में। राधिका मालकिन बहुत ही लालची और टेढ़े स्वभाव की महिला है। तो मेरी राय। आदर्श, बीच में बात काटते हुए, रमेश, तुम परेशान मत हो। रिश्ता पक्का करने राधिका भाभी भी सुभाष बाबू के साथ आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि भोली वहाँ खुश रहेगी। अरे रमेश, तुम कब आए और आते ही क्या बातचीत करने लगे दोनों? अचानक से शोभा, जो कि आदर्श बाबू की धर्म पत्नी थी, उन्होंने दोनों की वार्तालाप में विघ्न डाला। आदर्श, शोभा, हमारे रमेश को भोली बिटिया की चिंता लगी है। बोल रहा है कि राधिका सही महिला नहीं है, लालची और स्वार्थी है। शोभा, देखिए जी, हमें भी इस बात का डर है। अभी तो रिश्ता पक्का किया है, आगे कोई नाजायज़ मांग कर दी तो हम कहाँ से उनकी मांगें पूरी कर पाएंगे, और फिर मांगों का कोई अंत नहीं होता। क्या भरोसा
अगर कल को भोली को इन्हीं मांगों को लेकर परेशान करने लगे तो उनकी तो पहुंच भी बहुत है। आप क्या नीतिपरक तरीकों से चलने वाले ईमानदार बड़े बाबू, आपकी ईमानदारी की वजह से आज हम इस छोटे से मकान में भी पूरी उम्र गुजार बैठे हैं और आपके दफ्तर के छोटे से छोटे बाबू के आलीशान घर पर घर बन गए हैं। आदर्श, बस करो शोभा। विषय मेरी ईमानदारी नहीं, विषय है भोली का भविष्य। और मुझे सुभाष बाबू पर भरोसा है कि वह हमारी भोली का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेंगे। अब आप दोनों बेकार के विचार विमर्श में अपना समय नष्ट न करें और जाकर भोली को उठाएं। उसको महाविद्यालय जाना है। भोली बिटिया, अरे ओ भोली बिटिया, उठ बिटिया, कॉलेज नहीं जाना क्या? भोली को उठाते हुए रमेश भोली से बोलते हैं। अरे काका, आप गांव से कब आए? इतना कहकर उत्साही भोली झट से नींद से उठ गई। भोली और रमेश का एक दूसरे से गहरा लगाव था। भोली के लिए रमेश कोई नौकर न होकर उसके सगे काका से भी बढ़कर थे। रमेश, आज ही आया बिटिया, तू पहले फटाफट तैयार होकर कॉलेज हो आ, फिर शाम को दोनों काका भतीजी खूब जमकर गपियाएंगे। भोली, हाँ काका, आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। शाम को करती हूँ, आज कॉलेज जाना भी ज़रूरी है, वरना छुट्टी कर लेती। परीक्षा फार्म जो भरे जा रहे हैं। रमेश, कोई बात नहीं बिटिया, पहले पढ़ाई देखो। भोली वाणिज्य में स्नातक पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष की विद्यार्थिनी थी। 20 वर्षीय वो युवती मृगनयनी, लालिमायुक्त कपोलों वाली, गुलाबी अधरों वाली, घुघराले बाल और सुडौल शरीर की स्वामिनी थी। इस उम्र में उसके अब तक के सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। भोली यथा नाम तथा गुण वाली कन्या थी। भोले स्वभाव के चलते उसका नाम रमेश ने ही भोली रख दिया। यथार्थ में उसका नाम स्नेहा था। भोली बचपन से ही बड़ी मेधावी थी और कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। बसंत ऋतु में आने वाली बहार भोली के चेहरे पर हमेशा से और हर ऋतु में अनुभव की जा सकती थी। भोली अपना तैयार होकर नाश्ता इत्यादि कर घर से कॉलेज के लिए प्रस्थान कर जाती है। लेकिन आदर्श बाबू के मन में रमेश और शोभा वाला संशय घर कर रहा था। और आखिर क्यों न करता? रमेश यहाँ से पहले 10 साल सुभाष बाबू के यहाँ काम करके आया था, तो उससे बेहतर उनके परिवार के किरदारों का चरित्र चित्रण स्वयं वही लोग ही कर सकते थे, अन्य कोई नहीं। क्योंकि कहते हैं इंसान का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता वह स्वयं होता है। स्वयं को आप जितना अच्छे से जानते हो, शायद ही कोई और जो आपको उससे बेहतर पहचान सके। लेकिन फिर भी आदर्श बाबू खुद के मन को एक दिलासा, एक सांत्वना देने में लगे रहे कि भोली के भाग्य पर यह अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता। आखिर ईश्वर ने बेटी दी है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सोच ही रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खटकता है। आदर्श तीव्र स्वर में, अरे रमेश, देखना तो कौन है दरवाजे पर? रमेश, आया बाबूजी। रमेश दरवाज़ा खोलते हैं और सामने सुभाष बाबू और उनकी धर्मपत्नी राधिका को खड़ा पाते हैं। सुभाष, अरे रमेश, तुम कब आए गांव से? रमेश, मालिक, आज ही सुबह आया था। अंदर आइए मालिक मालकिन। आदर्श, कौन है रमेश दरवाजे पर? रमेश, बाबूजी, सुभाष रमेश को रोकते हुए, आदर्श बाबू, हम और हमारी धर्मपत्नी राधिका आए हैं। आदर्श बाबू नंगे पैर ठीक उसी तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं जैसे द्वारिकाधीश अपने परम मित्र सुदामा के लिए दौड़े होंगे। फर्क बस इतना था कि आदर्श बाबू का घर इतना बड़ा नहीं था और दूसरा, यहाँ आदर्श बाबू
सुदामा थे और सुभाष बाबू द्वारिकाधीश। आदर्श, अहो भाग्य, अंदर आइए सुभाष बाबू। भाभी जी, अरे सुनती हो, शोभा, सुभाष बाबू और राधिका भाभी आए हैं। इतना कहकर आदर्श सुभाष और राधिका को अतिथि कक्ष में बैठा देते हैं। वहीं शोभा भी आ जाती है, लेकिन शोभा के मुखमंडल पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। आखिर चिंतित हो भी क्यों न? बिना किसी पूर्व सूचना या निमंत्रण के भोली के भाभी सास ससुर उसके गरीब खाने में जो पधारे थे। आदर्श, रमेश, जरा सुभाष बाबू और भाभी जी के लिए जलपान की व्यवस्था तो करो। सुभाष, रमेश को रोकते हुए, अरे रुको रमेश। आदर्श बाबू, हम यहाँ जलपान करने नहीं, कुछ आवश्यक बात करने आए हैं। शोभा आदर्श बाबू की ओर चिंतापूर्ण दृष्टि से देखने लगती है। आदर्श बाबू के चेहरे पर भी अब एक अजीब सी चिंता स्पष्ट जान पड़ रही होती है। शायद रमेश ने जो चिंता व्यक्त की थी वही सही तो नहीं। ऐसा सोचते हुए आदर्श सुभाष को कहते हैं, हाँ जी बताइए सुभाष बाबू, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए स्वयं आपने आने का कष्ट लिया। सुभाष, अजी कष्ट कैसा, ये बात तो बताने हम स्वयं ही आना था। वैसे भोली कहीं नज़र नहीं आ रही है। आदर्श, भोली अपने महाविद्यालय गई है सुभाष बाबू, आज उसके परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। वैसे बताइए न, आप कौन सी बात की बात कर रहे हैं। सुभाष, आदर्श बाबू, हमारे पंडित जी ने अगले महीने की 25 तारीख शादी के लिए उपयुक्त बताई है। बता रहे थे अच्छा मुहूर्त है उस दिन, उसके बाद सीधा 3 महीने बाद का मुहूर्त है। बाकी आप और भाभी जी बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। आदर्श, सोचना क्या सुभाष बाबू, शादी तो करनी ही है, लेकिन इतनी जल्दी सब व्यवस्था कैसे हो सकेगी। राधिका, अरे भाई साहब, इतना क्या सोचना, आजकल तो इंटरनेट का युग है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और सामान फट से आपके सामने। न्योता भेजना हो तो ईमेल और 50 तरीके हैं, सब हो जाएगा। आप तो बस अपनी स्वीकृति दीजिए। आदर्श, क्यों, तुम क्या कहती हो शोभा। शोभा, आप सब जैसा सही समझे। राधिका, तो भाई साहब तारीख पक्की रही, इसी बात पर मुंह मीठा नहीं करवाएंगे। आदर्श, हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे रमेश, जरा मिठाई का डब्बा तो ले आओ। रमेश, लाया आदर्श बाबू। इसी के साथ भोली बिटिया का काव्य के साथ विवाह की तिथि अगले माह की 25 तारीख सुनिश्चित की गई। आदर्शों पर चलने वाले आदर्श बाबू के सामने जो अब दिक्कत स्पष्ट थी, वो इंतजामात समय पर करने की और पैसों की थी। पैसों के लिए आदर्श बाबू ने अपने विभाग के अधिकारी से कुछ 4 लाख रुपए उधार लिया। उनके अधिकारी ने भी उनसे बदले में कोई भी सामान गिरवी रखने को नहीं बोला। ईमानदारों के लिए उनकी ईमानदारी ही उधारी का आधार बनती है। आखिर यही साख, यही पूंजी तो आदर्श बाबू ने कमाई थी। भोली बिटिया को जब ये पता चला कि उसका साथ अपने माँ बाप के साथ महज कुछ और दिन बाकी है, तो वो भी भावुक हो गई। रमेश काका ने उसे समझाया कि बिटिया, तुम्हें आज नहीं तो कल किसी के साथ जाना ही था। काव्य अच्छे इंसान हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। भोली, आप लोगों जितना। रमेश निरुत्तर हो गए। पीछे से आ रहे आदर्श बाबू ने कहा, हमसे भी ज़्यादा। और इसी के साथ भोली की तरफ उन्होंने एक प्यार भरी मुस्कुराहट साझा की। आखिर करते भी क्यों न। आदर्श बाबू एक पिता थे और चंद दिनों में अपनी बेटी को पराया होता वो स्पष्ट देख पा रहे थे। भोली सबकी लाडली जो थी, भोली का भोलापन भी मनोहारिणी था। वहीं काव्य भी कंजी आँखों वाला, सुंदर नाक नक्श वाला और सामान्य शरीर का स्वामी था। पढ़ाई में औस रहने वाला, लेकिन दयालु और आदर्श बाबू जैसा ही नीतिपरक था। समाज की मकारियों से परे साफ सुथरे दिल
और विचार वाला युवक था काव्य। उसको कुछ दिन पहले ही पार्टी की तरफ से विधायकी का टिकट मिल रहा था, लेकिन राजनीति में उसकी कोई रुचि न होने के चलते उसने वो टिकट स्वीकार नहीं किया था। उसने भोली को बस एक ही बार देखा था और भोली की मासूमियत और सुंदरता ने काव्य को भोली का प्रशंसक बना दिया था। दिन पे दिन निकलते जा रहे थे और आखिरी वो दिन आ ही गया था जब बारात दरवाजे पर आने को थी। आदर्श बाबू रमेश को कहते हैं कि मेहमानों की आवभगत में कोई कमी न रहे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। रमेश भी आदर्श को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का आश्वासन दे देते हैं कि तभी दरवाजे की ओर बारात आगमन की सूचना शोभा को लगती है। शोभा और आदर्श बाबू तमाम रिश्तेदारों के साथ बारात का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आ जाते हैं। अगले ही पल बारात आदर्श बाबू के दरवाजे पर होती है। शहनाई पूरे जोश में बज रही है। सुभाष बारात के बीच से आदर्श बाबू को हाथ का इशारा देकर अपने पास बुलाते हैं और कान में कुछ कहते हैं। आदर्श बाबू उतरे चेहरे के साथ शोभा और रमेश के पास जाकर उन दोनों को अंदर कक्ष में चलने को कहते हैं। शोभा, बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ? रमेश, हाँ बाबूजी, कुछ तो बोलिए। आदर्श, आप दोनों अंदर चलिए, सब पता चल जाएगा। वहाँ द्वार पर बारात खड़ी है। जमकर उत्साही और मद्यप जश्न का आनंद ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शोभा और रमेश आदर्श बाबू के साथ अकेले कक्ष में चल देते हैं। कक्ष में जाते ही आदर्श बाबू अंदर पड़े आसन पर बैठने के प्रयास में विफल होकर गिर पड़ते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। आदर्श बाबू का ये हाल देखकर शोभा और रमेश विहल हो उठते हैं और उन्हें झकझोरते हुए पूछते हैं कि क्या वो कुछ बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। आदर्श, शोभा, रमेश, मुझे सुभाष बाबू ने इशारे से अपने पास बुलाया था। बता रहे थे अपनी भोली मंगली है, ऐसे में शादी संभव नहीं होगी। शोभा, क्या भोली और मंगली? रमेश, अगर वो मंगली थी तो पहले क्यों नहीं कुंडली मिलवाई उन लोगों ने? और फिर ये मंगल दोष का पता पहले ही तो चला होगा न, तो द्वार पर बारात लाने और वापस ले जाने की धमकी का प्रयोजन क्या है? क्या उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला बाबूजी? रोइए मत मालिक, आप बताइए। आदर्श, रमेश, मैंने उनसे कहा कि अभी क्या हल है इसका, तो भाभी जी बोली 5 लाख। शोभा, 5 लाख? रमेश, फिर आपने क्या कहा? आदर्श, कहना क्या था, हमने उनसे कहा हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो राधिका भाभी बोली, इतने बड़े बाबू को इतनी छोटी सी रकम में इतना संकोच? और फिर पैसा क्या हाथ का मैल है, बस बच्चे खुश रहने चाहिए। हमने उन्हें अपनी स्थिति बताने का प्रयास किया, लेकिन वो बारात लौटाने की धमकी दे रहे थे। शोभा, देखा, हमारा शक सही निकला। उनमें लालच था, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। कैसे कैसे ढोंग कर रहे थे दरवाजे पर आकर कि भोली बिटिया की मासूमियत ने हमारा मन मोह लिया, इसलिए रिश्ता करना है। हकीकत वही निकली जैसा हम सोच रहे थे। रमेश, मैं उन दोनों की रग रग पहचानता था, इसलिए आगाह किया था। लेकिन आदर्श बाबू, आपके विश्वास के आगे मैं मूक हो गया था। आगे आपका क्या निर्णय है? शोभा, निर्णय क्या, बारात लौटा दो। ऐसे भिखारियों को अपनी बेटी सौंपने से बेहतर होगा अपनी बेटी को कुएं में खुद से धक्का मार दो। कहाँ से लाएंगे? आदर्श, शोभा को रोकते हुए, नहीं शोभा, ऐसा हरगिज़ न करना। दरवाजे से बारात वापस होगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी, और भोली बिटिया का भविष्य। रमेश, तो बाबूजी, कर्जे में डूबकर भिखारियों से शादी करके कौन सा भोली बिटिया का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? शोभा और रमेश सही कह रहे थे। आखिर कोई मांग थी तो रमेश बाबू पहले भी कर सकते थे। आदर्श बाबू के बस में होता तो वो शादी को हाँ कर देते, और नहीं होता तो उसी क्षण ना कर देते। लेकिन दरवाजे पर बारात लाकर मांग करना
ये सब सुभाष बाबू के नेतागिरी के पैंतरे थे, जो अब कई जिंदगियों को तबाह करने जा रहे थे। सुभाष बाबू बहुत अच्छे से जानते थे कि आदर्श बाबू अपनी इज्जत की खातिर जान तक दे सकते हैं, इसलिए 5 लाख की मांग करते वक्त शायद उनकी जुबान लड़खड़ाई तक नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईमानदारी की राह पर चलने वाले बड़े बाबू पहले ही गले तक कर्जे में आ गए थे और इस मांग के बाद शायद वो इसी कर्जे में डूबकर मर सकते थे। लेकिन क्या फ़र्क किसी को? ये भारतीय समाज है जहाँ बहू बहू न होकर कोई एटीएम कार्ड होती है, जिसकी सहायता से जब मर्जी आए उसके पिताजी नाम की एटीएम मशीन से जितना चाहे पैसा निकाल लो। वहाँ आदर्श, शोभा और रमेश सभी शोचनीय मुद्रा में थे कि अचानक आदर्श कहते हैं, ये शादी होगी, हर हाल में होगी। मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ, तुम शादी में बारातियों की आओ भगत संभालो। शोभा, लेकिन आप? आदर्श, शोभा की बात काटते हुए, कुछ मत सोचो, मैं अभी गया और इंतज़ाम करके लाया। और हाँ, भोली को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आदर्श, सुभाष बाबू और राधिका को वचन दे जाते हैं कि शादी आगे बढ़ाओ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आदर्श बाबू की वचनबद्धता और ईमानदारी के सामने सब नतमस्तक हो जाते थे। ऐसे में सुभाष बाबू की क्या मजाल थी कि वह संकोच कर पाते। सुभाष बाबू और राधिका की हरी झंडी मिलते ही पूरी बारात विवाह स्थल में प्रवेश कर जाती है। जयमाला से लेकर सभी रस्में हो जाती है कि आदर्श बाबू अभी भी आंखों से ओझल है। हो भी क्यों ना, 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम भी तो नहीं। और फिर कर्ज में पहले से डूबे आदर्श बाबू के लिए दोबारा कर्ज लेना ऐसा ही था जैसे खुद अपने पैरों से अपने ही गले में फांसी का फंदा बांधना। लेकिन भोली की खुशी से ज़्यादा उनके लिए और कुछ ना था, तो लगे थे ज़माने के आगे हाथ फैलाने में। कोई बहाना बना देता तो कोई कुछ और बहाना। वहाँ कन्यादान का वक्त आ गया था और रमेश और शोभा इस बात को लेकर चिंतित थे कि अब सबसे क्या कहेंगे, कहाँ हैं आखिर आदर्श बाबू। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाते हैं। शोभा, पंडित जी, आदर्श बाबू की तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर के गए हैं। क्या अकेले मेरे हाथ से कन्यादान संभव है? भोली, हाँ पंडित जी, बताइए ना कि कन्यादान बिना पिता के संभव है। दरअसल मेरे पिता कुछ भिखारियों का पेट भरने के लिए भीख का इंतजामात करने चले गए हैं, लेकिन वो अज्ञानी, इस बात का बोध नहीं उन्हें कि पेट भरने से नीयत नहीं भरा करती। जो आज भीख मांग रहा है कल भी भीख ही मांगेगा। सब भोली की बात सुनकर हक्के बक्के थे। अधिकांश को तो वो बात समझ भी नहीं आई थी, लेकिन रमेश, शोभा, सुभाष और राधिका सभी स्तब्ध थे। रमेश और शोभा तो प्रश्नपूर्ण मुद्रा में एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि आखिर भोली को पता कैसे चला। काव्य इस बात से अनभिज्ञ बस भोली की ओर ही देखे जा रहा था। भोली, आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि मेरा आशय क्या है। मेरे होने वाले सास ससुर जी ने दरवाजे पर बारात लाकर बताया कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है और इस मंगल दोष का अमंगल संभव है यदि मेरे पिताजी इनको 5 लाख रुपए दे दे, अन्यथा वो दरवाजे से बारात वापस ले जाकर मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर मेरा और मेरे परिवार का अमंगल कर देंगे। आखिर नेताजी जो ठहरे बड़े उदार पहुँचे हुए सिद्ध लोग हैं। मेरे ससुराली मात्र 5 लाख की रकम में मंगल दोष का निवारण, वो चाहते तो 10 लाख मांग सकते थे या मेरे पिता से उनकी सासें, लेकिन नहीं, बस 5 लाख। बिना ये सोचे कि ईमानदार इंसान के पास कहाँ से आएगा इतना पैसा। मेरे बाबूजी पहले ही कर्जे में थे, लेकिन बेटी हुई थी ना उनके यहाँ, इसलिए
उनका अमंगल तो समाज ने पहले दिन से ही सोच लिया था, बस फल आज मिल रहा है। सुभाष गुस्से में, ए लड़की, क्या बोले जा रही है? भोली, क्यों ससुर जी, कुछ कम बोला क्या, या झूठ बोला कुछ? आपका ज़मीन नहीं जानता कि आपने क्या अनैतिक मांग की है। मेरी शादी, मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरा खुद का है, और मैं इसी अग्नि को और यहाँ मौजूद एक एक शख्स को साक्षी मानकर इस शादी को इसी क्षण रोकती हूँ। बारात वापस जाती तो मेरे पिता की नज़रों में उनकी बेइज्जती थी, लेकिन बारात को धक्के देकर निकालने में मेरे पिता की इज्जत का पता नहीं, पर मेरे जैसी हर उस शख्स की इज्जत में चार चांद लगेंगे जिनको भूखे भेड़िए बस पैसों के लिए बहू का दर्जा देते हैं। शोभा, बस कर मेरी बेटी। काव्य, भोली, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुंडली तो मेरे सामने ही पंडित जी ने मिलाई थी। ऐसा कोई दोष नहीं था, बल्कि हमारे 28 गुण भी मिल रहे थे। मैं अपने माँ बाप के किए पर शर्मिंदा हूँ। अगर संभव हो तो हमें माफ़ कर देना। सुभाष और राधिका क्रोध हुए काव्य की ओर देख रहे थे कि अचानक विवाह स्थल में हंगामा मच जाता है। आदर्श बाबू दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सब लोग वहाँ से बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन सुभाष, राधिका और काव्य अभी भी अंदर ही है। काव्य अपने माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता है, आपने जीवन भर कमाई में कौन सी कसर छोड़ दी जो आज ये प्रपंच रचा दिया। आज आप दोनों की वजह से आदर्श काका मौत के मुंह के पास पहुंच गए हैं। उन्हें कुछ भी हुआ तो आपका मेरा संबंध भी आप ख़त्म समझना। और इतना कहकर काव्य भी बाहर की ओर भागते हैं। राधिका काव्य काव्य करके काव्य को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन विफल हो जाती है। अतः सुभाष और राधिका भी बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर आदर्श बाबू लहूलुहान पड़े होते हैं। सुभाष बाबू जैसे ही आदर्श बाबू के पास पहुंचते हैं, आदर्श बाबू जेब से खून में सने कुछ पत्र, मुद्रा, नोट सुभाष बाबू की ओर देते हैं। दुर्घटना की तकलीफ में दर्द की कराह के साथ बोलते हैं, सुभाष बाबू, ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 5 लाख है। अब रिश्ता मत तोड़िएगा। सुनो शोभा, तुम सही कहती थी। ईमानदारी की आंच पर बस 2 वक्त की रोटियां पकाई जा सकती है। मैंने अपना घर, दफ्तर के छोटे बाबू को गिरवी रख दिया है। मुझे माफ़ कर देना। भोली की शादी में कोई कसर। और इसी के साथ आदर्श बाबू गहरी बेहोशी में चले जाते हैं। सुभाष बाबू आनन फानन में अपने प्रयासों से तत्काल आपात चिकित्सालय सेवा आदर्श बाबू को उपलब्ध करवाते हैं। वहाँ राधिका और काव्य भोली और उसकी माँ शोभा को संभालते हैं। शोभा भोली से पूछती है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला था। भोली बताती है कि जब बाबूजी, आप और रमेश काका इस विषय पर बात कर रहे थे, मैं उसी कक्ष के बाहर वाले कक्ष में थी और खिड़की नज़दीक होने के चलते आप सबकी एक एक बात श्रव्य थी। राधिका अपने किए के लिए शर्मिंदगी जाहिर करती है, लेकिन भोली इस वक्त कुछ भी सुनने समझने लायक स्थिति में नहीं है, और होती भी कैसे। उसके पिता उसकी शादी की दहेज व्यवस्था में जिंदगी और मौत के बीच पड़ाव पर झूल रहे हैं। शायद उसे मन के किसी कोने में इस बात का मलाल भी था कि पिता को उसी वक्त रोककर यदि बारात को तब ही लौटा दिया होता तो शायद इज्जत चली जाती, लेकिन पिता बच जाते। तभी रमेश भिक्षामाल्य में आकर सूचित करते हैं, भोली बिटिया, बाबूजी को होश आ गया है। सब आदर्श बाबू के उपचार कक्ष की ओर तेज गति से चल पड़ते हैं। भोली, बाबूजी कैसे हैं आप? आदर्श दर्द में, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। भोली, बाबूजी, अब मैं शादी नहीं करूँगी, आप सबके साथ ही रहूँगी। आदर्श, नहीं भोली, ऐसा नहीं कहते। सुभाष बाबू अपने किए पर शर्मिंदा है और मुझसे अभी माफ़ी मांग रहे थे। राधिका, हाँ बिटिया, शायद
लालच की रोशनी ने हमारी आंखों को उसी तरह दृष्टिविहीन कर दिया था जैसे सूरज के तेज से व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए दृष्टिविहीन हो जाता है। पर तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम दोनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वैसे तो माफ़ी लायक हमारी हरकत नहीं थी, लेकिन अगर तुम हमें माफ़ करके हमारे घर में बहू बन के आओगी तो हमारे लिए फ़क्र की बात होगी। आदर्श बाबू, माँ शोभा, रमेश काका सब भोली को बहुत समझाते हैं, लेकिन भोली ने भी निर्णय कर लिया था कि वह किसी भी स्थिति में अब शादी नहीं करेगी। यदि लड़की की शादी का मतलब पिता के हाथ में भीख का कटोरा थमाना ही भारतीय समाज की एकमात्र मंशा होती है तो शायद भोली का निर्णय गलत नहीं था। तदोपरांत राधिका और सुभाष बाबू उसे अपनी बेटी मान लेते हैं। सुभाष बाबू अपनी पहुंच से आदर्श बाबू का घर बचवाते हैं और उस घर पर लिया गया कर्ज स्वयं अपने पास से चुकाते हैं। काव्य पार्टी की तरफ से उसे दी जा रही विधायकी की टिकट स्वीकार कर लेता है और आगामी कुछ वर्षों में उसका विवाह बिना लड़की वालों से एक पैसे की मांग किए बहुत ही सादा तरीके से हो जाता है। भोली स्नेहा पुलिस में अधिकारी पद पर चयनित हो जाती है, लेकिन भोली आज भी अपने निर्णय पर कायम है। उसने कभी भी शादी का सपने में भी नहीं सोचा। भोली न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों के जीवन में अपनी कमाई से रंग भरती जा रही है। शायद बेटी का बाप होना लालची समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं होता। भोली जीवन के यथार्थ को भली भांति समझ गई। उस घटना ने भोली को सच में बड़ा कर दिया था। दोस्तों, भोली ने जो किया क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।